किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं चांदनी दिनानी और अब हम देखेंगे बिजी मंथ में आगे की स्टोरी। क्या है स्टोरी? बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936, यानी कि हम अभी भी आगे के लेटर की ही बात करने वाले हैं, जो कि भावनगर में एक बाल मंदिर नाम की जगह से लिखा गया है। और कब लिखा था इस लेटर को? 13 अप्रैल 1936 में। तो हम देखते हैं आगे की लेटर में हमें क्या बताया गया है। डू यू नो, क्या आपको पता है? यू नो दैट द कोयल सिंग्स स्वीटली। कोयल क्या है? एक बर्ड है जो कंप्लीट ब्लैक कलर की होती है और इसकी आईज जो है वो क्या होती है? रेड कलर की। अगर इसकी आईज भी सेम होती, किसकी तरह? एक क्रो की तरह, तो हम पहचान ही नहीं पाते कि क्रो है कि कोयल है। इसीलिए कोयल को हम कैसे पहचानते हैं? कोयल की जो आईज होती हैं वो बहुत डार्क रेड कलर की होती हैं। और हमें क्या बता रहे हैं कि कोयल सिंग्स स्वीटली। कोयल की जो आवाज होती है वो बहुत मीठी होती है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। कोयल जो है वो खुद का एक नेस्ट या घोंसला नहीं बनाती है, तो फिर ये अपने एग्स जो है वो कहाँ ले करेगी? इट लेज इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट। ये क्या करती है? ये कौवा जो क्रो होता है उसके नेस्ट में जाके अपने अंडे रख देती है। क्यों? क्योंकि कोयल को भी पता है कि मैं जो हूँ क्रो की तरह ही दिखती हूँ, तो जब मैं अपने एग्स क्रो के नेस्ट में रखूंगी और जब मेरे एग्स जो है वो हैच होंगे, तो जो क्रो के बेबी बर्ड्स होंगे और कोयल के बेबी बर्ड्स होंगे वो एक जैसे दिखेंगे। तो क्रो जो है वो नहीं समझ पाता है कि मेरे नेस्ट में दूसरी बर्ड के एग्स भी हैं। इसीलिए कोयल को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो अपना दिमाग लगा के अपनी चालाकी से क्या करती है? वो क्रो के नेस्ट में अपने एग्स जो है वो ले करती है। द क्रो हैचेस देम अलोंग विथ इट्स ओन एग्स। जैसे क्रो अपने अंडों का ध्यान रखता है और उनको हैच होने तक, यानी जब अंडे टूट के बेबी बर्ड्स बाहर आते हैं तब तक क्या करता है? उनकी केयर करता है, उनका ध्यान रखता है। तो वैसे ही वो कोयल के एग्स का भी ध्यान रखता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरे नेस्ट में कोयल जो है अपने एग्स ले करके जा रही है। तो कोयल इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो मेहनत नहीं करती है, नेस्ट बिल्कुल नहीं बनाती और उसके एग्स जो है वो बहुत अच्छे से हैच भी हो जाते हैं। There is a small tree nearby। आगे की लेटर में हम क्या देख रहे हैं कि गिज्जू भाई बता रहे हैं कि मेरे घर के पास ही क्या है? एक बहुत बड़ा ट्री है, पेड़ है। It has a nest hanging from its branch। और उसके एक ब्रांच से एक घोंसला जो है वो लटक रहा है, एक नेस्ट जो है वो हैंग हो रहा है। Birds are so wonderfully different। गिज्जू भाई जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज है, बहुत चौंक गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इतने डिफरेंट टाइप्स के नेस्ट देखने को मिल रहे हैं और ये घोंसले इतने ब्यूटीफुल तरीके से बनाए जाते हैं कि उनका मानना है कि बर्ड्स जो होती हैं वो कितनी वंडरफुली डिफरेंट, यानी बहुत ही अलग तरीके से जो है वो अपने नेस्ट जो है बनाती हैं। The crow builds its nest high up on a tree। जैसे कुछ बर्ड्स का हमने क्या देखा कि गिज्जू भाई के कोर्टयार्ड में, आंगन में बेबी डव ने एक नेस्ट बनाया था और इंडियन रॉबिन ने स्टोन्स के बीच में नेस्ट बनाया था। और कोई बर्ड है जिसने जो पेड़ से अपना नेस्ट जो है वो हैंगिंग तरीके से लटकते हुए बनाया था। और अब क्रो जो है वो अपना नेस्ट कहाँ बनाता है? पेड़ के बिल्कुल ऊपर। तो हर बर्ड जो है वो अपना नेस्ट अलग अलग तरीके से बनाती हैं। तो क्रो जो है वो बिल्कुल पेड़ के ऊपर अपना नेस्ट बनाता है। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज। और जो डव है वो अपने घोंसले और कहाँ बनाती है? वो एक कैक्टस प्लांट के कांटों के बीच में भी अपना घोंसला बनाती है। कैक्टस प्लांट जो है इसमें बहुत सारे थॉर्न्स होते
होते हैं, बहुत सारे कांटे होते हैं और उन्हीं कांटों के बीच में बेबी डव जो है अपना घोंसला या नेस्ट जो है बनाती है। और कहाँ बनाती है? ये मेहंदी है यानी झाड़ियों के बीच में भी अपना नेस्ट जो है बना लेती है। तो कितनी डिफरेंट तरीके से बर्ड्स जो है अपने नेस्ट को बनाती हैं। The sparrow can be found in and around our own house। और जो चिड़िया होती है, जो स्पैरो होती है, उसके घोंसले तो हमारे घर के आसपास ही देखने को मिल जाएंगे। कुछ स्पैरो जो हैं वो घर के अंदर ही, जैसे आपके घर में अगर बालकनी में कोई छोटा सा एरिया हो तो वहां पे भी स्पैरो आके अपना नेस्ट बना सकती है। कुछ स्पैरोज जो है वो घर के बाहर जो है आपके घर के आसपास नेस्ट भी बनाती हैं। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर। स्पैरो जो है अपना नेस्ट कहीं पे भी बनाती है, उसकी कोई चॉइस नहीं होती कि मुझे कैक्टस प्लांट के इधर ही बनाना है, मुझे स्टोन्स के बीच में अपना नेस्ट बनाना है। नहीं, स्पैरो तो अपना नेस्ट कहीं पे भी बना लेती है। ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड, अगर कोई अलमारी या कबर्ड आपके घर के आसपास रखा है, उस पे उसको जगह दिख गई तो स्पैरो कबर्ड के ऊपर भी अपना नेस्ट बना लेती है। बिहाइंड अ मिरर, एक कांच के पीछे भी अगर जगह हो तो वहां पे भी स्पैरो अपना नेस्ट बना लेती है। और ऑन अ लेज, तो किसी किनारे पे भी कोई पॉइंट जो हो वहां पे भी स्पैरो अपना नेस्ट जो है वो बना लेती है। जैसे यहाँ पे एक विंडो है, बिल्कुल जो किनारे हैं इसके पिलर्स के, वहां पर स्पैरो ने अपना नेस्ट बना लिया है। तो स्पैरो जो है अपना नेस्ट कहीं पे भी बनाती है। Pigeons also make their nest like this। और जो pigeons होते हैं, जो कबूतर होते हैं, वो भी अपना नेस्ट कुछ ऐसे ही बनाते हैं। Often they make nest in old or deserted buildings। ज्यादातर जो है, जो pigeons होते हैं, कबूतर होते हैं, वो अपना नेस्ट या तो कोई बिल्डिंग जो बहुत पुरानी हो, जहाँ पे बहुत टाइम से लोग जो है नहीं रह रहे, वहां पे बना लेगी अपना नेस्ट, या फिर कोई डिजर्टेड बिल्डिंग यानी जहां पे कभी कोई रहने नहीं आता, जिसे हम कहते हैं बंजर हो चुकी है वो जमीन, वहां पे भी कबूतर अपने नेस्ट आके बना लेती हैं। The barbet or coppersmith bird can be heard in the summer with its टुक 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 कॉल। अब ये जो है हमारी नेक्स्ट बर्ड है, जिसे हम कहते हैं बारबेट, और इसे हम कॉपर स्मिथ भी कहते हैं। ऐसा क्यों? कॉपर स्मिथ वो होता है जो कॉपर यानी जो तांबा होता है उससे चीज़ों को बनाते हैं, और जब वो कॉपर से कोई चीज़ बनाते हैं वो यूज़ करते हैं हैमर यानी एक हथौड़ा। तो जब कॉपर स्मिथ कॉपर की चीजों से कुछ बना रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? हैमर या हथौड़े को उस चीज पे ठोकते हैं। तो उस हैमर से जो है ऐसी साउंड्स आते हैं, और वैसे ही साउंड एक कॉपर स्मिथ या बारबेट जो है, जो ट्री में अपना जब वो नेस्ट बनाती है तो क्या करती है? वो अपनी चोंच से जब मारती है उसमें लकड़ी में अपनी चोंच, तो उस आवाज कैसी आती है? टुक टुक टुक। तो वैसी ही कुछ आवाज आती है एक हथौड़े से, एक हैमर से। इसीलिए इस बर्ड को कॉपर स्मिथ बर्ड भी कहते हैं। और गर्मियों के टाइम पे ही ये अपना नेस्ट बनाती हैं, इसीलिए हमें टुक 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 की आवाज जरूर सुनाई देगी अगर हम जो बारबेट है उसके नेस्ट के आसपास है। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। ये क्या करती है? जो पेड़ होता है उसका जो ट्रंक होता है, जो मोटा लकड़ी का पार्ट होता है, उसमें वो अपने चोंच से एक होल बनाती है, एक गड्ढा करती है, और उसमें फिर अपने अंडे जो है ले करती है। तो ये अपना घोंसला एक ट्री ट्रंक में, एक होल में, एक गड्ढे में बनाती है। And the tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush। Next bird कौन है? Next bird है एक टेलर बर्ड। टेलर बर्ड क्यों? क्योंकि अगर हमें अपने कपड़े सिलवाने होते हैं, स्टिच करवाने होते हैं, तो हम किसके पास देते हैं? टेलर के पास। वैसे ही ये बर्ड क्या करती है? ये दो पत्तियों को अपनी चोंच की मदद से स्टिच करती है, उनकी सिलाई करती है, इसीलिए इसको टेलर बर्ड
कहा जाता है, क्योंकि इसकी चोंच जो है बहुत शार्प, बहुत नुकीली होती है। ऐसा लगता है कि क्या है, जैसे नीडल, जैसे सुई होती है जिसकी मदद से हम स्टिचिंग करते हैं, सिलाई करते हैं। ये भी अपनी चोंच, अपनी बीक के यूज को क्या करती है, कुछ लीव्स को, कुछ पत्तों को ये हर जगह से स्टिच करती है और अपना एक नेस्ट बना लेती है जिसके बीचों बीच ये अपने अंडे ले करती है। इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज मेड। जो इसने पत्तियों का फोल्ड, यानी कि दो पत्तियां हैं उनको यहां से भी स्टिच कर दिया और यहां से भी स्टिच कर दिया, तो क्या बनेगा, एक फोल्ड बन गया। घुमा दी हमने पत्तियां, इसी फोल्ड के बीच में वो अंडे जो है देती है। इट लेज एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ, दिस इज इट्स नेस्ट। और यही उसका घोंसला होता है, किसका, एक टेलर बर्ड का। The sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree or a bush. अब next bird कौन है, next bird है एक sunbird जो बहुत ही beautiful red orange कलर की होती है और इसका nest आपको कहाँ दिख जाएगा, किसी भी पेड़ से लटकता हुआ इसका nest आपको दिख जाएगा, या फिर किसी bush या झाड़ियों से भी इसका nest जो है वो hang होता हुआ, लटकता हुआ आपको दिख जाएगा। The same evening we saw a sunbird's nest. और उसी शाम जब गिज्जू भाई ने बाकी की बर्ड्स और उनके नेस्ट देखे, उसी दिन उन्होंने एक सनबर्ड का भी नेस्ट देखा। Can you guess what its nest is made of? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक सनबर्ड का नेस्ट किस किस चीजों से बनता है? चलिए देखते हैं। The nest has hair, उसमें कुछ बाल, कुछ ग्रास यानी घास, thin twigs यानी पतली पतली टहनियाँ, ड्राई लीव्स कुछ सूखे पत्ते, कॉटन वूल यानी रुई, कपास, बिट्स ऑफ ट्री बार्क जो पेड़ होती है उसकी लकड़ी, उसके छोटे मोटे टुकड़े, पीसेस ऑफ क्लोथ रैग्स यानी जो कपड़े इधर उधर मिल जाते हैं हमें, छोटे छोटे पीसेस कपड़ों के, वो क्लोथ रैग्स भी यूज किए हैं। एंड इवन स्पाइडर्स, कॉबवेब्स और जो मकड़ी के जाले होते हैं उन जालों को भी यूज करके क्या बनाती है सनबर्ड, अपना एक नेस्ट बनाती है। यानी सनबर्ड का नेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजों से मिलके बनाया जाता है। और वो इतनी सारी चीजें कौन सी हैं, वो हैं ये सब, और इन सब को जोड़ जोड़ के एक सनबर्ड अपना ब्यूटीफुल सा नेस्ट बनाती है। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. और जैसे ही मैंने अपनी दूरबीन से देखा, मुझे उस घोंसले में, किसके, सनबर्ड के घोंसले में एक छोटा बेबी सनबर्ड या छोटा चिक दिखाई दिया। It was sitting near the small opening in the nest. और वो कहाँ बैठी हुई थी, वो बैठी हुई थी घोंसले के बिल्कुल किनारे पे, कॉर्नर पे जो छोटी सी ओपनिंग थी जहां से घोंसला खुला हुआ था, वहां पे बेबी चिक बैठी हुई थी। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड। और वो क्यों बैठी थी कॉर्नर पे, क्योंकि वो अपनी मदर का इंतजार कर रही थी कि वो आए और मेरे लिए खाना लेके आए। What else can it do? Just eat and sleep. और गिज्जू भाई बोल रहे हैं कि एक चिक और क्या कर सकती है, वो सिर्फ खाना खा के सोती है, जैसी उठती वैसे खाना खाती है और फिर सो जाती है, क्योंकि बच्चों के पास और कोई काम होता भी नहीं है। जैसे हम ह्यूमन बेबीज भी, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि ना वो चल सकते हैं, जब वो बिल्कुल छोटे से होते हैं, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो सिर्फ दूध पीते हैं और सो जाते हैं। इसी तरीके से जो बर्ड्स होती हैं उनके चिक्स भी सिर्फ खाते हैं एंड दे स्लीप। डू यू नो वीवर बर्ड?
क्या आपने कभी वीवर बर्ड के बारे में सुना है? तो वीवर बर्ड कुछ ऐसी दिखती है। द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटिफुली वूवन नेस्ट। वीवर बर्ड में जो मेल बर्ड होती है वो क्या करती है? वो बहुत ब्यूटिफुल नेस्ट बनाता है। कौन? मेल वीवर बर्ड। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट, और फीमेल वीवर बर्ड क्या करती है? सारे नेस्ट को ध्यान से देखती है एंड चूजेस द वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट, और उन सभी नेस्ट में से ये फीमेल फिर उस नेस्ट को चूज करती है जो उसको सबसे ज्यादा सुंदर लगता है, एंड डिसाइड्स इन विच टू ले हर एग्स, और फिर उसी घोंसले में वो अंडे देती है। शी लेज एग्स, यानी वीवर बर्ड में जो मदर होती है वो नहीं बनाती नेस्ट, जो फादर होते हैं, मेल वीवर बर्ड होते हैं, वो घोंसले बनाते हैं, वो भी बहुत सारे, और फीमेल फिर उनमें से उस नेस्ट को चूज करती है जो उसको सबसे ज्यादा पसंद आता है, और फिर उसमें वो अपने एग्स जो है वो ले करती है। All the birds are so busy these days, और इन दिनों में सारी बर्ड्स जो हैं कितनी ज़्यादा बिजी हैं, कितनी व्यस्त हैं। Making a nest and laying the eggs is only the first step। एक नेस्ट बनाना या घोंसला बनाना और उसमें अपने अंडे देना, laying the eggs, तो सिर्फ पहली स्टेप होती है, सिर्फ छोटी बात है। क्यों? It is a difficult task to raise the young ones in the nest which had been made with so much effort। क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या होता है? जब इन बर्ड्स को, अपने बेबी बर्ड्स को ध्यान से उनकी केयर करनी पड़ती है, उनको प्यार से बड़ा करना पड़ता है उसी नेस्ट में जिसे उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया होता है। तो एक नेस्ट इतनी मेहनत से बनता है, फिर बर्ड्स अपने एग्स ले करते हैं, फिर उनका ध्यान रखते हैं, वो हैच होते हैं, और फिर उन बेबी बर्ड्स का ध्यान रखना, उनको खाना खिलाना, ये सब भी बर्ड्स की जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सिर्फ एग्स ले करना या नेस्ट बनाना तो फर्स्ट स्टेप है। बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज। अब इन बर्ड्स के जो पक्षी होते हैं उनके बहुत दुश्मन भी होते हैं। ह्यूमंस, हम इंसान, एंड अदर एनिमल्स टू, और कुछ जानवर भी, जैसे अ मंकी। क्यों? जैसे हम ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं, उनको बर्ड्स के जैसे ही एग्स दिखते हैं, हम वो एग्स चुरा लेते हैं, जो बहुत गलत बात है, क्योंकि ये एग्स जो हैं वो बर्ड्स के बेबीज होते हैं। क्रोज जैसे कौवे, स्क्विरल जो गिलहरी होती है, कैट्स बिल्ली, रैट्स यानी चूहे, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स। ये किस लिए वेट कर रहे होते हैं? कि हमको मौका मिले और जब मदर जो है नेस्ट से दूर हो, हम एग्स को चुरा ले, स्टील कर ले। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, और अंडे चुराते वक्त कभी कभी क्या होता है, वो उस घोंसले को या नेस्ट को भी तोड़ देते हैं जो इतनी मेहनत से बर्ड्स बनाती हैं। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, अगर बर्ड्स को अपने आप को सेफ रखना होता है, बचा के रखना होता है इन एनिमी से, टू फाइंड फूड, अपना खाना ढूंढना बच्चों के लिए और खुद के लिए, मेक अ नेस्ट, एक घोंसला बनाना, हैच द एग्स, उन अंडों को ले करके उनको हैच करना, यानी बेबीज के बाहर आने तक उनकी केयर करना, एंड रेज द चिक सेफली, और इन छोटे छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखना। ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। ये सब जो है एक बर्ड की परीक्षा होती है, एग्जाम्स होते हैं कि वो हर एग्जाम में पास हो पाते हैं या नहीं। एंड सी हाउ द बर्ड स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। और इन बर्ड्स को इतने सारे एग्जाम्स देने होते हैं अपनी लाइफ में, फिर भी आप क्या देखोगे, बर्ड्स जो हैं वो खुशी से उड़ती हैं, गाना गाती हैं, एंड स्प्रेड देयर विंग्स, अपने पंख फैला के अपनी लाइफ जो है वो इंजॉय करती हैं। जैसे हम क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, हमारे कुछ एग्जाम्स आते हैं, हम क्या करते हैं, टेंशन
डिप्रेशन में आ जाते हैं और अपने पेरेंट्स को बोलते हैं मम्मा मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता, हर बार एग्जाम्स आ जाते हैं, मैं तो कभी खुश ही नहीं रह सकता, खेलूं कब, क्या करूं। तो आप लोग क्या करते हो, क्रिबिंग करते हो, इन सब चीजों के लिए आप दुख मनाते हो। पर जो बर्ड है उसे तो एवरी डे, हर दिन एग्जाम देना होता है, हर दिन एक टेस्ट देना होता है अपनी लाइफ में, और फिर भी वो कितनी खुश होती हैं, हैप्पी होती हैं और अपने पंख फैलाकर अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय करती हैं। तो इन बर्ड्स को देख के हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ में हर किसी के पास कुछ ना कुछ एग्जाम्स, कुछ ना कुछ टेस्ट आते हैं, पर आपको कभी भी उससे दुखी ना होकर हमेशा खुश होके उसके बारे में प्रिपेयर करना चाहिए और अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। गिज्जू भाई लेटर को एंड करके क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये लेटर खत्म होता है। सलाम, ब्लेसिंग्स। सलाम यानी जैसे हम नमस्ते करते हैं, गिज्जू भाई जो है नमस्ते को ही क्या बोल रहे हैं, सलाम बोल रहे हैं। ब्लेसिंग्स, सबको मेरा आशीर्वाद। फ्रॉम योर गिज्जू भाई, किसके थ्रू, गिज्जू भाई के थ्रू, क्योंकि गिज्जू भाई ने ही ये लेटर लिखा था, तो उन्होंने इस लेटर के एंड में हम सबको ब्लेसिंग्स दी हैं और हम सबको नमस्ते कहा है, सलाम कहा है, और ये लेटर यहाँ पर एंड होता है। फिर हम करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस इस पे डिस्कस जो हमने लेटर अभी पढ़ा है। हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गिज्जू भाई राइट दिस लेटर, कितने सालों पहले गिज्जू भाई ने ये लेटर लिखा था। अब ये लेटर लिखा गया था 1936 में, और अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020। तो अगर हम देखें 1936 से लेके 2020 तक कितने इयर्स हो गए, इस लेटर को 84 इयर्स हो गए हैं। कब, 2020 में। पर आपको ये आंसर अपने एग्जाम में 2021 में लिखना है। इन द ईयर 2021 आपका एग्जाम होगा, तो इसमें कितने साल हो जाएंगे, 2021 में इस लेटर्स को 85 ईयर्स हो जाएंगे। तो अगर हम अभी इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो हम क्या लिखेंगे, गिज्जू भाई रोड दिस लेटर 84 ईयर्स अगो। पर आप अगले साल अपने एग्जाम में जब लिख रहे होंगे तब आप क्या लिखोगे, गिज्जू भाई रोड दिस लेटर 85 ईयर्स अगो, क्योंकि जब आप अपना एग्जाम लिखोगे तब 1 मोर ईयर बढ़ जाएगा, एक और साल बढ़ जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, 85 ईयर्स अगो। तो हम समझ लेते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये लेटर 1936 में लिखा है और हम 2020 यानी अभी इसकी बात कर रहे हैं, तो ये 84 ईयर्स अगो हो गया। पर हम अगर ये देखें कि 1936 से नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में कितने साल हो जाएंगे, तो इस लेटर को 85 ईयर्स हो जाएंगे। तो ये मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा है, आपको आंसर सिर्फ कितना लिखना है कि गिज्जू भाई रोड दिस लेटर 84 ईयर्स अगो। अगर आप इस साल में बात कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर में करोगे तो 85 ईयर्स अगो। Find out how old your grandfather and grandmother were at that time. 1936 में जब ये लेटर लिखा गया था तब आप अपने दादा दादी से पूछिए कि वो कितने साल के थे। अगर आपके दादा दादी जब बॉर्न हो गए थे यानी तब पैदा हो चुके थे, तो उनकी जो भी एज होगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे। पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर इस वक्त पैदा ही नहीं हुए होंगे, तो हम क्या लिख देंगे, माय ग्रैंडफादर मेरे दादाजी एंड ग्रैंडमदर मेरी दादी वर नॉट बॉर्न एट दैट टाइम, वो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे। कब, 1936 में। पर अगर वो बॉर्न हो चुके थे, वो 1 ईयर के थे, 2 ईयर के थे, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। This letter talks about many different birds. How many of these have you seen? इस लेटर में जितनी भी बर्ड्स की बात हुई है उनमें से आपने कौन कौन सी बर्ड्स देखी हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। मैंने जैसे सिर्फ 3 बर्ड्स देखी हैं, इनमें से कौन कौन सी, क्रो यानी एक कौवा, जो कौवा होता है क्रो, उसको देखा है मैंने।
कोयल, कोयल जो बर्ड है जिसकी आईज रेड होती है, वो क्या करती है, क्रो के नेस्ट में अपने एग्स ले करती है। एंड पीजन यानी जो कबूतर होते हैं, मैंने सिर्फ इन्हीं 3 बर्ड्स को देखा है, तो मैंने क्या लिख दिया, आई हैव सीन क्रो, कोयल एंड पीजन। आपने और भी इनमें से बर्ड्स देखी हैं, आपने सन बर्ड, वीवर बर्ड, टेलर बर्ड, डव, इन सब में से किसी एक भी बर्ड को देखा है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। How many other birds have you seen? Which ones? अब जो birds इस लेटर में बताई गई हैं, उसके अलावा आपने कौन कौन से birds के बारे में सुना या उनको देखा है, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। मैंने कौन कौन सी birds देखी हैं? मैंने देखी है अ स्पैरो, एक चिड़िया देखी है मैंने जो नॉर्मली हर किसी के घर के आसपास दिख जाती है। ईगल, जिसे हम चील भी कहते हैं, वो भी मैंने देखी है। एंड अ पैरेट, जो तोता होता है, पैरेट होता है, वो भी मैंने किसमें, अपने घर के आसपास देखा है, क्योंकि तोता तो हम में से बहुत लोग घर में पालते भी हैं। तो इसीलिए ये वो 3 बर्ड्स हैं जो मैंने इस लेटर के अलावा भी देखी हैं। अगर आप इसके अलावा कोई और बर्ड को देख चुके हो तो आप यहाँ मेंशन करोगे कि आई हैव सीन अ, जो भी बर्ड के नाम हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पैरो, ईगल एंड अ पैरेट। Have you seen a bird's nest? Where did you see it? क्या आपने कभी बर्ड का नेस्ट या घोंसला देखा है? तो कहाँ देखा है? तो मैंने कहाँ देखा है? Yes, I have seen a bird's nest on an old building in my area. मेरे घर के आसपास एक पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ मैंने एक बर्ड का नेस्ट देखा है। आपने कहीं कोर्टयार्ड में, आंगन में, पेड़ पे, ट्री पे देखा होगा तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। Guess what the bird is? A crown on the head and coins on the tail. आपको इस बर्ड का नाम बताना है जिसके सर पे ताज होता है और जो टेल होती है, जो पूंछ होती है, उस पे बहुत प्यारे कॉइन्स या सिक्कों जैसा कुछ बना हुआ होता है। So many shades of blue from top to tail. और हेड से लेके पूंछ तक यानी टेल तक बहुत प्यारे प्यारे ब्लू कलर के शेड्स उस बर्ड के होते हैं। एक क्लू, एक हिंट भी दी है, इट इज आवर नेशनल बर्ड, वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो वो कौन सा बर्ड है? वो है एक मोर, पीकॉक। सो द बर्ड इज पीकॉक, और पीकॉक क्या है? हमारा नेशनल बर्ड है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। Do you know of any other bird that makes its nest in a tree trunk like the barbet does? जैसे बारबेट एक पेड़ के ट्रंक में अपना नेस्ट बनाती है, उसी तरीके से और कौन बनाता है? तो उसी तरीके से वुड पैकर जो है, जो लकड़ी में अपनी चोंच के थ्रू होल बना के अपना नेस्ट बनाती है, सेम किसकी तरह? एक बारबेट की तरह। तो वुड पैकर जो है नेस्ट बनाता है इन द ट्री ट्रंक लाइक द बारबेट। हमें देखना है और भी क्वेश्चंस, क्या कि इफ देयर इज अ नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, अगर आपके घर के अंदर या घर के आसपास कोई नेस्ट या घोंसला है, लुक केयरफुली एट इट, तो उसको बहुत ध्यान से देखिए। रिमेंबर, डू नॉट गो टू नियर द नेस्ट, नेस्ट के आपको पास नहीं जाना है, उसको दूर से ही ऑब्जर्व करके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। एंड डू नॉट टच इट, और उसको आपको टच भी नहीं करना क्योंकि वो टूट भी सकता है। इफ यू डू देन द बर्ड विल नॉट कम टू द नेस्ट अगेन, अगर आपने उस नेस्ट को एक बार भी टच कर दिया तो बर्ड्स जो हैं फिर से उस नेस्ट में नहीं आती हैं। नेस्ट के अगर आपने बर्ड के नेस्ट को एक बार भी टच कर दिया तो नेस्ट को जो बर्ड्स हैं उनको पता चल जाता है कि मेरे नेस्ट के आसपास कोई आया था, और इसीलिए वो फिर उस नेस्ट के आसपास नहीं दिखती। और अगर उसने आपको देख भी लिया टच करते हुए तो वो थोड़ा डर जाएगी कि ये मेरे बेबी चीक्स या मेरे जो एग्स हैं उनको चुरा सकते हैं, स्टील कर सकते हैं। ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स, कुछ दिनों तक उस घोंसले को ऑब्जर्व कीजिए
सोचिए, ध्यान दीजिए और उस पे पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, वेयर इज द नेस्ट मेड, वो घोंसला कहाँ बना हुआ है। तो वो आपके घर के आसपास किसी बिल्डिंग पे हो सकता है, किसी ट्री पे हो सकता है, किसी के घर के आंगन में या कोर्टयार्ड में हो सकता है। तो वो आप यहाँ पर लिख दोगे। मैंने जो नेस्ट ऑब्जर्व किया वो कहाँ पर बना हुआ है, द नेस्ट इज मेड ऑन द रूफ ऑफ आवर नेबर्स हाउस, जो मेरे पड़ोसी हैं उनकी घर की छत पे जो है ये घोंसला बना हुआ है, ये नेस्ट वहां पर बना है। What is the nest made of? ये घोंसला या नेस्ट किस किस चीज का बना हुआ है। तो मैंने जब ध्यान दिया तो ये नेस्ट जो है ग्रास यानी घास का बना हुआ है, कुछ ट्विग्स यूज की है यानी कुछ टहनियों का यूज हुआ है, एंड स्टिक्स यानी कुछ लकड़ी के टुकड़ों का भी यूज किया गया है इस नेस्ट को बनाने में। Is the nest ready or are the birds still making it? ये नेस्ट जो है वो तैयार हो गया है बनके या अभी भी बर्ड्स उसको बना रही हैं। तो द नेस्ट इज रेडी, जो नेस्ट मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वो पूरी तरीके से बन चुका है। तो द नेस्ट इज रेडी। अगर आप एक ऐसे नेस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो जो अभी बन रहा है तो आप लिख सकते हो द बर्ड्स नेस्ट इज स्टिल इन मेकिंग। Can you recognize which bird has made the nest? क्या आप देख के बता सकते हो कि वो घोंसला या नेस्ट किस बर्ड ने बनाया है। तो मैंने देखा था कि एक स्पैरो जो है वो ही उस नेस्ट में बैठती है और उसी ने वहां पर अंडे दिए हैं। तो एक स्पैरो ने वो नेस्ट बनाया है। तो yes, a sparrow has made the nest. What things does the bird bring to the nest? कौन कौन सी चीजें जो है बर्ड्स अपने नेस्ट में लेके आती हैं। तो बर्ड्स वो सामान लाती हैं जिससे वो नेस्ट को बनाती हैं, और जब नेस्ट बन जाता है तो अपने बेबी चिक्स को खिलाने के लिए वो कुछ इंसेक्ट्स या ग्रेन्स भी लेके आती है। तो स्पैरो ब्रिंग्स ग्रास, कुछ घास, स्टिक्स यानी कुछ लकड़ियां या टहनियां, किस लिए, नेस्ट को बनाने के लिए। और जब एग्स हैच हो जाते हैं, worms टू द नेस्ट यानी कुछ कीड़े मकोड़े या जो केचुए होते हैं छोटे छोटे, वो मिट्टी में आसानी से बर्ड्स को मिल जाते हैं, तो वो अपने चिक्स को खिलाने के लिए लेके आती हैं। Is there any bird sitting in the nest? क्या कोई बर्ड नेस्ट में बैठी हुई है। तो ये स्पैरो इज सिटिंग इन द नेस्ट। किसका नेस्ट है ये, किसका घोंसला है, एक चिड़िया का, एक स्पैरो का। तो स्पैरो अपने नेस्ट में बैठी हुई है। डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट? क्या आपको कुछ अंडे या एग्स दिखाई दे रहे हैं नेस्ट में। तो नो, देयर आर नो एग्स इन द नेस्ट। क्यों, क्योंकि मेरे नेस्ट में ऑलरेडी बेबीज जो हैं वो बड़े हो चुके हैं, एग्स जो है वो हैच हो गए हैं। तो कोई भी एग्स मुझे अपने नेस्ट में नहीं दिखाई दे रहे। कैन यू हेयर एनी साउंड लाइक चीची फ्रॉम द नेस्ट? क्या आपको उस घोंसले में से ची ची की कोई आवाज आ रही है। तो जो चिड़िया होती है, जो बर्ड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो अपने नेस्ट में से जब साउंड निकालते हैं, आवाज निकालते हैं, वो कैसा सुनाई देता है, ची ची ऐसा सुनाई देता है। तो यस, आई कैन हेयर अ साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट। तो मुझे ये साउंड अपने घोंसले से सुनाई दे रहा है। If there are chicks in the nest, what do the parent birds bring for them to eat? अगर उस घोंसले में या नेस्ट में बेबी बर्ड्स हैं, तो बेबी बर्ड्स को खिलाने के लिए बर्ड्स क्या क्या लेके आती हैं। तो पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग ग्रेन्स। तो जो मम्मी पापा होते हैं चिक्स के, जो मदर फादर बर्ड होते हैं, वो क्या लेके आते हैं, कुछ ग्रेन्स यानी अनाज के दाने, एंड इंसेक्ट्स कुछ कीड़े मकोड़े लाते हैं फॉर द चिक्स टू ईट, अपने बच्चों को खिलाने के लिए या तो अनाज या फिर कुछ कीड़े मकोड़ों को लेके आते हैं। How many times in 1 hour do the birds come to the nest? एक घंटे में एक नेस्ट कितनी बार अपने नेस्ट के आसपास आती है। तो एक घंटे में जो बर्ड है वो 3 से 4 बार या 2 से 3 बार जो है अपने नेस्ट के आसपास जरूर आती है। तो the birds come to the nest 3 to 4 times in 1 hour। 3 से 4 बार जो है बर्ड अपने नेस्ट के आसपास जरूर आती है।
आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट, कितने दिनों बाद जो चिक्स हैं, जो छोटे बेबी बर्ड्स हैं, वो अपना घोंसला छोड़ के जाते हैं। तो जो चिक्स हैं उनको कम से कम 2 महीने का समय लगता है कि वो उड़ना सीखें, और जैसे ही उड़ना सीख जाते हैं वो अपना नेस्ट छोड़कर चले जाते हैं। तो चिक्स लीव द नेस्ट इन 2 months, 2 महीने में चिक्स जो है अपना नेस्ट छोड़ के चले जाते हैं। बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स, बर्ड्स जो है वो अपना नेस्ट क्यों यूज करती हैं? सिर्फ अंडे देने के लिए। वो हमारी तरह घर जो है वो हमेशा के लिए रहने के लिए यूज नहीं करते, बल्कि वो एक नेस्ट को वहां पे अंडे देने के लिए ही यूज करते हैं। आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड, और जैसे ही ये एग्स हैच हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, एंड द चिक्स हैव ग्रोन, और जैसे ही बेबी चिक्स जो है वो बड़े हो जाते हैं, दे लीव द नेस्ट, वो अपना नेस्ट, अपना घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। इमेजिन, अब आप ऐसा सोचिए, हाउ इट वुड बी इफ वी ऑल्सो हैड टू लीव आवर होम्स एज सुन एज वी लर्नड हाउ टू वॉक एंड टॉक। जैसे बेबी चिक्स उड़ना सीखते ही अपना घोंसला छोड़ के चले जाते हैं, अगर वैसे ही जैसे हम बड़े होते, हम बोलना चलना सीख जाते, तो हमें भी अपना घर छोड़ के जाना पड़ता। तो ऐसा नहीं होता है। बर्ड्स ही सिर्फ अपना नेस्ट छोड़ के जाते हैं, हम तो लाइफ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ घरों में रहते हैं, घर छोड़ के नहीं जाते हैं। आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट, जैसे ही बर्ड्स अपना नेस्ट या अपना घोंसला छोड़ के चले जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस। जो बर्ड्स होती हैं वो नेस्ट छोड़ के जब जाते हैं तो कहीं तो रहते होंगे, तो वो अलग अलग जगहों पर जाकर रहने लगते हैं। सम ऑन ट्रीज, कुछ जो है पेड़ों पे रहने लगते हैं, पर विदाउट नेस्ट, यानी घोंसला बना के नहीं, नॉर्मली पेड़ों पर रहने लगते हैं। सम नियर और ऑन वाटर, कुछ जो है या तो पानी के आसपास किसी जगह पर रहने लगते हैं, या कुछ जो है वो पानी में ही रहने लगते हैं। एंड सम ऑन लैंड, और कुछ जो है वो धरती पे या लैंड पे ही रहती हैं। कौन? बर्ड्स। आफ्टर दे लीव द नेस्ट, जैसे ही वो नेस्ट अपना छोड़ के चले जाती हैं। अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे लिव, वैसे ही हर एनिमल की जो है एक डिफरेंट प्लेस होती है। कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ ट्रीज में रहते हैं। तो हर एनिमल की रहने की जगह जो है वो डिफरेंट होती है। ऑन लैंड, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर और ऑन ट्रीज। कुछ जो है पेड़ों पे, जैसे मंकी, स्क्विरल्स, गिलहरी कहाँ रहते हैं? पेड़ों पे। कुछ रहते हैं लैंड पे, जैसे डॉग्स, कैट्स, वो जो है लैंड पे रहते हैं। कुछ अंडर द ग्राउंड, यानी जो मिट्टी के नीचे रहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, वो हमेशा ग्राउंड के अंडर रहते हैं। और कुछ जो है पानी में रहते हैं, जैसे मछलियां हो गई, वो कहाँ रहती हैं? पानी के अंदर रहती हैं। तो हर एनिमल और हर बर्ड का रहने की जो जगह है वो डिफरेंट होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि गिज्जू भाई ने कितनी सारी बर्ड्स जो हैं वो देखी, और वो अपना नेस्ट कितनी अलग अलग चीज़ों से बनाते हैं। फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बर्ड्स। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और क्लास 4 से 12 तक के नोट्स के लिए आप magnetbrains.com पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।